Hello everyone, continuing with our series of iDrishti. Today we are going to study continuation of what we left yesterday. The first news item is Supreme Court judgment on EWS reservation. The Supreme Court of India on November 7th, 2022 in Janhit Abhiyan versus Union of India. Guys, इसके कोर्ट केस का आपको नेम याद रखना है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चंस में वो आपको ऐसा भी दे सकता है, यूनियन ऑफ इंडिया की जगह पे स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ राजस्थान या फिर दिल्ली. वो नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया है. जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कौन सा वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 103rd है, जिससे EWS आया. याद रखिए, कब आया था ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2019 में आया है. द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ 10% रिजर्वेशन. 10% रिजर्वेशन है EWS के लिए इन एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया फॉर अ सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स. जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है. Reservation based on the economic criteria in jobs and education was proposed to be provided by inserting very important clause 6 in article 15 and 16 of the constitution. clause 6 add किया गया है article 15 और 16 में. It was passed under constitution 103rd amendment act 2019 by parliament in January 2019. क्या क्या याद करना है इसमें? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 10% रिजर्वेशन, इंसर्टिंग क्लॉज 6 इन आर्टिकल 15 एंड 16. आई होप आपको ये याद हो गया होगा. मैं आपको बार बार पढ़ाते पढ़ाते ही मल्टीपल टाइम्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बोलूँगी, ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, सो दैट यू आर वेरी क्लियर with what is important and you don't have to come again and again over there, and you are able to revise and mug up simultaneously along with studying. Even if you're studying it for the first time, I am trying to narrate it in such a way that everything goes in your mind and you are done even after first revision. तो ठीक है, आगे नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देखते हैं. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022. Swachh Sarvekshan 2022 field assessment was launched on 1st March 2022. 1st March को लॉन्च हुआ है. Implementing Ministry of Housing and Urban Affairs under its broader program of स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम. तो स्वच्छ भारत मिशन दो में डिवाइड होता है, रूरल में और अर्बन में. अर्बन की इम्प्लीमेंटिंग स्कीम जो स्वच्छ भारत मिशन की अर्बन की इम्प्लीमेंटिंग स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वही स्वच्छ सर्वेक्षण की भी है. और रूरल की होती है जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वही स्वच्छ सर्वेक्षण की भी रूरल की इम्प्लीमेंटिंग स्कीम है. याद रखिएगा ये. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 is targeted towards capturing the initiatives of cities for the overall welfare and well-being of frontline sanitation workers. टारगेट क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का? टारगेट क्या है? हमें सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनका वेलबींग देखना है, ये इसका टारगेट है. न्यू इंडिकेटर एडेड इन 2022 स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज. ये एक नया इंडिकेटर है जो ऐड किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में. स्वच्छ टेक्नोलॉजी. Scope of survey expanded to now cover 100% of wards as compared to 40% in 2021. अब इसका स्कोप एक्सपैंड कर दिया गया है. 2021 में 40% वार्ड्स थे और अब 100% कर दिए गए हैं. स्वच्छ सर्वेक्षण वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन 2016. कब हुआ है पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण? वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 में. और स्वच्छ भारत मिशन स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2014 में हुई थी. याद रखिएगा. की अवार्ड्स ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण. पॉपुलेशन अबव 1 लाख, तो कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं इस सर्वेक्षण के बाद में, एंड दोज आर अबव 1 लाख पॉपुलेशन में इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी रैंक किया गया है 6th टाइम. दिस इज नथिंग लेस देन ए फीट की 6th टाइम किसी सिटी को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है. एंड सूरत एंड नवी मुंबई वर रैंक्ड एज 2nd and 3rd क्लीनेस्ट सिटी. सूरत एंड नवी मुंबई, याद रखिए, सूरत एंड नवी मुंबई. फर्स्ट इंदौर, सेकंड सूरत, थर्ड नवी मुंबई. नया इंडिकेटर कौन सा ऐड हुआ है? स्वच्छ टेक्नोलॉजी. स्कोप इसका एक्सपैंड कर दिया गया है, 40% से 100% सिटीज अब आ रही हैं. पॉपुलेशन बिलो 1 लाख में कौन कौन सी सिटीज हैं?
पंचगनी एंड कराड़ फ्रॉम महाराष्ट्र। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन इनकी आई है। सेकंड पोजीशन आई है पाटन फ्रॉम छत्तीसगढ़, इसकी सेकंड पोजीशन आई है। मध्य प्रदेश इमर्ज्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट, मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। सबसे क्लीनेस्ट स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश है। क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर है, जिनकी अबव 1 लाख पॉपुलेशन है। बिलो 1 लाख पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? पंचगनी है। त्रिपुरा इमर्ज्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट इन लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। छोटी स्टेट्स में त्रिपुरा फर्स्ट पे है, बड़ी स्टेट्स में मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है। इंदौर फर्दर सीमेंटेड इट्स पोजीशन बाय इमर्जिंग एज इंडियाज फर्स्ट 7-स्टार गार्बेज फ्री सिटी। ये एक अलग डिस्टिंक्शन मिला है इंदौर को, वो इंडिया की पहली फर्स्ट 7-स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड। ग्रामीण में कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, एज आई टोल्ड यू, इट इज मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेशनल लेवल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कब लॉन्च हुआ है? 9 सितंबर 2021, 9 सितंबर 2021। और स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन कब लॉन्च हुआ था गाइस? पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च हुआ है 2016 में। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण फील्ड असेसमेंट लॉन्च हुआ है, अब की बार जो हुआ है वो 1 मार्च 2022 में हुआ है। रिमेंबर, पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च हुआ था 2016 में। ओके, और नेशनल लेवल पे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च हुआ है 9 सितंबर 2021 पे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 वाज कंडक्टेड बाय, कौन कौन सी सर्वे एजेंसीज है जिन्होंने ये किया है? इप्सॉस है, in consultation with states and district, IPSOS and states and districts. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण being carried out since, कब से हो रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण? 2018 से। इस बार कब लॉन्च हुआ है? 9 सितंबर 2021 में। हो कब से रहा है? ये 2018 से। और स्वच्छ सर्वेक्षण होना ही कब से शुरू हुआ है? एज आई टोल्ड यू, 2016 से होना शुरू हुआ है। What were the key outcomes? Districts and states that were at the top based on overall scores. Among large states जिनकी population was more than 30 lakhs, उनमें है तेलंगाना, हरियाणा एंड तमिलनाडु। फर्स्ट पे तेलंगाना, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे तमिलनाडु। Among small states oblique UTs, population जिनका 30 लाख से कम है, अंडमान एंड निकोबर, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, और थर्ड पे सिक्किम। फर्स्ट पे अंडमान एंड निकोबार है स्मॉल स्टेट्स और यूटीज में, सेकंड पे दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, और थर्ड पे सिक्किम है। लार्ज स्टेट्स में फर्स्ट पे तेलंगाना है, स्मॉल स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज में फर्स्ट पे अंडमान निकोबार है। रिमेंबर दिस। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं इंडिया में? भिवानी हरियाणा, जगतियाल तेलंगाना एंड निजामाबाद तेलंगाना। अगेन 2 हैं तेलंगाना की, जगतियाल भी तेलंगाना की है, निजामाबाद भी तेलंगाना की है। द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स, बट फर्स्ट पे है भिवानी। भिवानी इज इन हरियाणा। मध्य प्रदेश was given the first prize among states that have done outstanding work in western zone in स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 under the स्वच्छ भारत मिशन। मध्य प्रदेश को वेस्टर्न जोन में आउटस्टैंडिंग वर्क करने के लिए फर्स्ट प्राइज भी दिया गया है। वेस्टर्न जोन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स has launched the 8th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 under स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 on May 24, 2022। अभी नया भी उन्होंने 2024 में लॉन्च कर दिया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। The survey would give priority to the principle of 3 R's: reduce, recycle and reuse. Reduce, recycle and reuse. हम जो ये रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं 2022 के पढ़ रहे हैं, एंड May 24, 2022 में 2023 फॉर द कमिंग ईयर, अभी जो ईयर चल रहा है उसके लिए लॉन्च हो गया है। याद रखना, एग्जाम में 2022 के रिजल्ट्स पूछेंगे तो आपको ये सब मार्क करना है। दिस इज समथिंग विच आई जस्ट रोड, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया था। अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, रूरल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन जल शक्ति,
सबसे इंपॉर्टेंट स्वच्छ भारत मिशन 1 और स्वच्छ भारत मिशन 2 में डिफरेंस क्या है, दैट इज 2.0 और 1 में डिफरेंस क्या है। जब पहली बार ये लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, तो इसका एम था ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। एंड 2.0 विच इज लॉन्च्ड, उसका मेन एम है सस्टेन करना ODF स्टेटस को and also to improve management of solid and liquid waste. This is the main difference between Swachh Bharat Mission 1 and 2. तो ये आप लोग याद रखिएगा, if they ask you in this exam you should know this. Now coming to another news, General Lachit Borphukan of Ahom Kingdom, the 400th birth anniversary of Assam's legendary war hero Lachit Borphukan will be celebrated in New Delhi from 23rd to 25th November 2022. ये असम के हैं किंग, और आपको याद रखना है इनकी 400th birth anniversary है, इसलिए ये न्यूज़ में है अभी। Lachit Borphukan was born on November 24, 1622 in Charaideo, the first capital of Ahom Kings. Charaideo याद रखना है, the first capital of Ahom Kings. Led battles against an alien Mughal army, इसलिए ये बहुत हीरो कहलाते हैं क्योंकि मुगल आर्मी के अगेंस्ट ही फोर्ट। बैटल ऑफ अलाबॉय आपको याद रखना है, कब हुई थी ये बैटल, 1669 में दिस बैटल वॉज फॉट। वेयर वॉज इट फॉट? in Dadara in Kamrup district. Battle of Saraighat, Lachit Borphukan known for his leadership in 1671. Battle of Saraighat कब हुई है? Battle of Saraighat 1671 में, that thwarted a drawn out attempt by Mughal forces under the command of Ram Singh I to take over Ahom kingdom. Ram Singh I आए थे मुगल्स की तरफ से, उन्होंने because he wanted to take over the Ahom kingdom, बट उन्हें हरा दिया था लचित बोरफुकन ने, दैट्स वाई ही सेलिब्रेटेड। अहोम किंगडम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अहोम किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1228 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। द किंगडम रिटेन इट्स सॉवरेनिटी फॉर 600 years. कैन यू इमेजिन? फॉर 600 years नो वन वाज एबल टू विन ओवर दिस किंगडम. इट इज अ बिग फीट. The kingdom was founded by Chulong Sukhafa, a 13th century ruler. याद रखिएगा. The Ahom state depended upon forced labor. Those forced to work for the state were called paiks. Forced labor पे डिपेंड करता था अहोम किंगडम, एंड जो फोर्स किए जाते थे स्टेट के लिए काम करने के लिए उनको पाइक्स कहते थे. डोंट कंफ्यूज दिस विद पाइका रिबेलियन. पाइका रिबेलियन अलग है, वो उड़ीसा में हुआ था. ये पाइक्स हैं, असम की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज इन इंडिया. Prime Minister Narendra Modi finally launched 5G in India at the 6th edition of India Mobile Congress. If the question comes at which event 5G was launched, you have to remember India Mobile Congress पे 5G launch हुआ है. India Mobile Congress पे 5G launch हुआ है. 5G services was launched in India at India Mobile Congress. Remember this. Okay. Held on October 1 to 4, 2022 at Pragati Maidan, New Delhi. New Delhi में हुआ है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस. Both Jio and Airtel are deploying the 5G network around cities in a phased manner. Jio और Airtel दोनों 5G network deploy करने का काम कर रहे हैं. Now let's look at the comparison between 1G, 2G, 3G and 4G. This is very very important. Often they can ask questions related to comparison because technology है, technology is all over these days. तो इससे related जो भी information आती है, it is very important not only in PCS exam but any competitive exams you give. So in 1980s 1G was there. इसमें क्या होता था? फर्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क में बेसिक वॉइस होती थी, बेसिक सर्विसेज होती थी, एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते थे. स्पीड इसका क्या था? 2.4 kbps, ओनली 2.4 kbps. नाउ टुडे वी कैन नॉट इवन इमेजिन दिस. 1990s में सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क केम. इट वॉज डिजाइंड फॉर वॉइस, इम्प्रूव्ड कवरेज एंड कैपेसिटी थी. फर्स्ट डिजिटल स्टैंडर्ड्स इस टाइम पे आए थे जो कि GSM और CDMA थे, एंड द स्पीड वॉज 64 kbps. Then in 2000s came 3G.
which was designed for voice with some data consideration. डेटा की बात कहाँ से हुई? 3G से आई है. वॉइस विद सम डेटा कॉन्सिडरेशन था मल्टीमीडिया टेक्स्ट इंटरनेट के लिए. फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड कहाँ से शुरू हुआ है? 3G से शुरू हुआ है फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड. 2000 kbps स्पीड है इसकी. 2009 के बाद में देन आया फोर्थ जनरेशन. इट वाज डिजाइन्ड प्राइमरली फॉर डेटा. आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स इसमें थे. उसके बाद में ट्रू मोबाइल बेस्ड ब्रॉडबैंड इसको कहा जा सकता है. 100,000 kbps इसकी स्पीड है. तो याद रखिएगा, पहली बार मोबाइल ब्रॉडबैंड आया है 3G से 2000 kbps. पहली बार डेटा डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर डेटा भी पहली बार 3G हुआ था. About 5G technology, 5G is the fifth generation mobile network. 5G is the latest upgrade in the long-term evolution LTE mobile broadband networks with reduced latency than 4G. लेटेंसी क्या होता है? किसी ने बोला आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन पीरियड कितना है उसका, उन्होंने बोला कितने टाइम में आपके पास आवाज आ रही है, दैट इज लेटेंसी पीरियड. 5G technology offers an extremely low latency rate, the delay between the sending and receiving information. From lower than 500 milliseconds for 3G, 5G brings it down to 10 milliseconds. It works in 3 bands of the spectrum with their respective pros and cons. कितना latency है इसका? 10 millisecond है. और 4G का कितना था? 50 milliseconds था. Several advantages of 5G technology क्या है? High resolution and bidirectional large bandwidth shaping. High resolution, bidirectional, large bandwidth shaping. Technology to gather all networks on one platform. All networks on one platform. More efficient and effective. Technology to facilitate subscriber supervision tools for the quick action. Technology है इसमें subscriber supervision tools के लिए. When did India start its 5G project? Back in 2017, the government had set up a high-level forum for rolling out 5G. 2017 में एक फोरम सेट किया था गवर्नमेंट ने फॉर रोलिंग आउट 5G. द फोरम वाज हेडेड बाय प्रोफेसर ए.जे. पॉलराज. प्रोफेसर ए.जे. पॉलराज का फोरम था जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, जो गवर्नमेंट ने 2017 में सेटअप किया था. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फोरम किसका था? इट वाज हेडेड बाय प्रोफेसर ए.जे. पॉलराज. In August 2022, the auction of 5G spectrum, one of the final steps towards launching the services, was completed. About India Mobile Congress 2022, obviously you must know about this Congress because इतना important ये Congress है कि इसमें 5G launch हुआ है. So we should know about the basics of this India Mobile Congress. It was held from October 1 to 4, 2022. It organized with the theme, very very important theme क्या है? न्यू डिजिटल यूनिवर्स. न्यू डिजिटल यूनिवर्स इसका आपकी बार थीम था. इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी. दिस इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स एंड मेजर टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन TMT कंपनीज. ये क्वेश्चन आ जाए अगर TMT कंपनीज क्या होती हैं? टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज. द इवेंट एक्ट्स एज द लार्जेस्ट TMT फोरम इन एशिया. ये लार्जेस्ट TMT फोरम है एशिया में. It is jointly organized by Indian government's Telecom Department and Cellular Operators Association of India. तो एसोसिएशन भी है और गवर्नमेंट का भी काम है इसमें. इंडियन गवर्नमेंट्स टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI. नेक्स्ट, मोढेरा, इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज. गुजरात में है ये विलेज. October 9, 2022, Prime Minister laid the foundation stone and dedicated various projects worth 3,900 crore to the nation in Modhera. During the occasion, PM also declared village Modhera as India's first 24/7 solar powered village. About the solar powered village, Modhera will be India's first village to become a net renewable energy generator. इसका क्या मतलब होता है net renewable energy generator? कि जितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये पहली ऐसी विलेज बनेगी इंडिया में नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर. It will be the first modern village to have a solar-based ultra-modern electric vehicle charging station. Electric charging station भी वहाँ पे रहेगा. It is India's first grid-connected megawatt-hours scale battery energy storage system. उसके बाद में people in Modhera would be saving 60 to 100% on their electricity bills. बहुत ज़्यादा उनकी सेविंग होगी.
It will be India's first grid-connected megawatt-hours scale battery energy storage system. पहला ऐसा energy storage system होगा ये. मोडेरा टेम्पल, मोडेरा विलेज को क्यों चुना गया? वन ऑफ द रीजंस कैन बी बिकॉज उसमें सन टेम्पल है एंड हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो इट बिकम्स अ गुड एनालॉजी. Modera is famous for its sun temple. It was built by King Bhima I of the Chalukya dynasty. Chalukya dynasty के King Bhima I ने वहाँ का sun temple बनाया था. It is made to honor the sun god in Modera village of Mehsana district on the bank of river Pushpavati. पुष्पावती river है, याद रखिए. In 2014 उसे UNESCO World Heritage Site भी बता दिया गया है. It enjoys the same significance as the other two well-known sun temples. क्योंकि मोढेरा की बात हो रही है, you should also know बाकी sun temples कहाँ पे इंडिया में. These are कश्मीर में मार्टन सन टेम्पल एंड उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल, आप सबको पता ही होगा. इंडिया रैंक्स ग्लोबली थर्ड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम. बहुत अच्छा इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है स्टार्टअप में. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में. यूनिकॉर्न्स में भी बहुत आगे है इंडिया. ये बताया डीएसटी स्टार्टअप उत्सव में हमारे मिनिस्टर ने. एज पर द लेटेस्ट डेटा देयर आर करंटली 108 यूनिकॉर्न्स आउट ऑफ विच 44 वर बॉर्न इन 2022. 44 यूनिकॉर्न्स हुए हैं 44 हुए हैं 2021 में एंड 22 हुए हैं 2022 में. 108 यूनिकॉर्न्स आर देयर. 44 वर बॉर्न इन 2021 एंड 22 इन 2022. About DST Startup Utsav organized at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi, organized on 12th August 2022, organized by Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India. Department of Science and Technology ने ये DST Startup Utsav organize किया था. It was inaugurated by Union Minister of State, Independent Charge of Science and Technology and Earth Sciences. Okay. Unicorn क्या होता है? Now this question is very very important. What is a unicorn? Unicorn is a term used in the venture capital industry to describe a privately held startup company with the valuation of over 1 billion. जब किसी कंपनी की जो प्राइवेटली हेल्ड है $1 billion जब उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, देन इट बिकम्स अ यूनिकॉर्न. अभी रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग्स न्यूज में थी बिकॉज इट बिकेम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया. This is just one additional information which I am giving you. Unicorns of India. As of December 2002, India is home to 108 unicorns. India has emerged as the third largest ecosystem for startups globally, with over 84,000 DPIIT recognized startups across 640 districts of the country as of 8th December 2022. 84,000 government recognized startups हैं इंडिया में अभी. India ranks second in innovation quality with top positions in the quality of scientific publications and the quality of its universities among middle income economies. India second आता है innovation quality में, second in innovation quality with top positions in quality of scientific publications and the quality of its universities among middle income economies. याद रखिएगा middle income economies की ये बात हो रही है. Next news item is NCRB Report 2022. A new edition of Crime in India, the annual report of National Crime Records Bureau, was released for crime-related statistics in 2021. NCRB क्या report present करती है? Crime-related statistics present करती है. About the report released on August 2022, released by Ministry of Home Affairs. कौन release करता है ये report? Ministry of Home Affairs. The report released figures for क्राइम अगेंस्ट विमेन, सुसाइड्स एंड क्राइम रेट्स, इन सब के बारे में ये स्टैटिस्टिक्स देता है. की फाइंडिंग्स क्या रही रिपोर्ट की? एज वी ऑल नो मेंटल हेल्थ इज टॉक्ड अबाउट. तो सुसाइड के बारे में लेट्स सी व्हाट द रिपोर्ट सेज. It says that the number of suicides increased by 7.17% from year 2020 to 21. एक साल में ही 7.17% suicides increase हुए हैं. बहुत बड़ा जंप हुआ है ये. This is very significant. Daily wage earners remained the largest profession-wise group among suicide victims in 2021. Daily wage earners ने सबसे ज़्यादा suicide किया है. The share of persons engaged in farming sector among total recorded suicides stood at 6.6%. Farmers के बहुत suicides हैं, 6.6% suicides हैं. Maharashtra topped the country in the total number of suicides, followed by Tamil Nadu and Madhya Pradesh. सबसे ज़्यादा suicides महाराष्ट्र में हो रहे हैं.
उसके बाद तमिलनाडु में भी बहुत सारे सुसाइड्स हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं, बट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हैं। अमंग यूनियन टेरिटरीज दिल्ली रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हैं, 2840। रीजंस फॉर सुसाइड्स, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इलनेस भी हैं, पर सबसे ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स है। बट दीज फैमिली प्रॉब्लम्स डू नॉट इंक्लूड मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट मोस्टली सुसाइड्स देखा गया है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का क्या स्टैटिस्टिक्स है, लेट्स लुक एट इट। The rate of crime against women increased from 56.5% in 2020 to 64.5% in 2021. 56.5% से बढ़ के 64.5% 2021 में हो गए। These are the number of incidents per 1 lakh population. जितने इंसिडेंट्स आ रहे हैं उनमें से इतने क्राइम अगेंस्ट वुमेन आ रहे हैं। रेप के 7.4%, किडनैपिंग एंड अबडक्शन 17.6%, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स 31.8%. State and union territories, the highest rate of crime against women in 2021 registered in, सबसे ज़्यादा असम में है crime against women, फिर उसके बाद उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना एंड राजस्थान, पर सबसे ज़्यादा याद रखिएगा असम में है। In terms of actual number of cases registered in 2021, these are the percentage of cases registered, उसमें crime against women सबसे ज़्यादा असम में है, बट टोटल नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट पे है यूपी। नागालैंड स्टूड आउट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। दिस इज आयरॉनिक कंसिडरिंग कि वहाँ पे वुमेन का इतना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे सबसे कम क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुए हैं। वहाँ पे सोसाइटी में इतना क्राइम नहीं है अगेंस्ट वुमेन। Among UT, Delhi had the highest rate of crime against women in 2021. Also one homework which I am giving you guys is Nagaland में women in legislature, नागालैंड में political representation women का कितना है ये आप लोग जाके चेक कीजिएगा। As per cities, जयपुर recorded the highest crime rate followed by Delhi, इंदौर and लखनऊ। जयपुर में सबसे ज्यादा crime against women हुए हैं। ओके, नाउ व्हाट इज एनसीआरबी? एनसीआरबी के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेटअप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। एनसीआरबी किसके रिकमेंडेशन पे सेट हुई है? नेशनल पुलिस कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स। So that was it for this video guys. I hope you enjoyed it. Keep looking